जिस तरह से घटना चक्र है वह देखने से बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि इसमें कोई बड़ा माफिया गिरोह लगा हुआ है, जो जानबूझ कर के ऐसे कद्दावर लोगों को, चाहे वो शासन में हो, प्रशासन में हो या राजनीति में हो, वो चुनते हैं और उनका दोहन करते हैं या उनका एक अपनी दुश्मनी साधते हैं। जीतन राम मांझी जी जो आवाज़ हैं, वो गरीबों की आवाज़ है, वो सत्ता की आवाज़ या विपक्ष की आवाज़ नहीं, वो गरीब मजलूम जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, जिसको कोई कुछ करने वाला नहीं है, उसकी आवाज़ वो है। वो मुख्यमंत्री जी पर या बिहार सरकार पर कोई आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं खेलते हैं। वो विपक्ष की तरह ये नहीं है कि हाँ, उनका एक मशवरा होता है, उनका एक सलाह, चूँकि ग्राउंड पर वो हमेशा आप देखेंगे इस उम्र में भी वो लगातार अपने क्षेत्र में रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं, बिहार में एक पार्टी है जीतन राम मांझी की, हम सेकुलर, उसके राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं श्याम सुंदर शरण जी। पहले ये राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, अब ये मुख्य प्रवक्ता हो गए हैं। बिहार के छात्र राजनीति से निकले श्याम सुंदर शरण लगातार बिहार से जुड़े मुद्दों पर पूरी गंभीरता के साथ बोलते हैं। रिसर्च भी इनके पास काफ़ी बेहतर होता है और अच्छे वक्ता भी हैं। अब चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बने हैं तो कई सारी बातें हैं जो इनसे जान लेते हैं। सबसे पहले सर आपको स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं उनके साथ आपकी पूरी टीम को आने वाले मकर संक्रांति की बधाई। पहला सवाल आपसे कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है पार्टी की तरफ से, क्योंकि आपकी पार्टी जो है बिहार में सत्ताधारी दल में है, आपके पार्टी से मंत्री हैं, आपके पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, जिनका अपना एक वोट बैंक है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पर है, इसको किस रूप में लेते हैं? निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेवारी तो पार्टी ने ज़रूर दी है, क्योंकि पार्टी की आवाज़ बनना, पार्टी की आवाज़ को और मुखर करना, पार्टी की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाना, तो ये निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है। और इसके लिए मैं अपने अभिभावक पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी साहब और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम जैसे साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को दी है। तो ये राजनीति में मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम आजकल के तारीख में देखने को मिलता है। जो आपके पार्टी के पहले जो राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता थे दानिश रिजवान, वो एक मामला आ गया है जिसको लेकर आप लगातार कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, क्या मामला है? नहीं, वो देखिए, मामला तो आप लोगों के संज्ञान में है। एक जो जिस तरह का उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, तो वो देखने से ही विवादित लगता है। वो महिला चूँकि खुद ही विवादित रही हैं, पहले भी कई दर्जनों केस उन्होंने दूसरों पर किया, फिर समझौते हुए क्या-क्या हुआ, तो उस तरह का आरोप है। और जिस तरह से घटना चक्र है वह देखने से बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि इसमें कोई बड़ा माफिया गिरोह लगा हुआ है, जो जानबूझ कर के ऐसे कद्दावर लोगों को, चाहे वो शासन में हो, प्रशासन में हो या राजनीति में हो, वो चुनते हैं और उनका दोहन करते हैं या उनका एक अपनी दुश्मनी साधते हैं। तो किस रूप में है, यह एक जांच का विषय है। चूँकि अब कहाँ झारखंड, कहाँ बिहार के लोग, और इतना बड़ा तार जोड़ देना, फिर तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बड़ी साजिश है। यह आप भी देखेंगे तो आपको भी लगेगा। अब सीधा आता है आपकी पार्टी पर। हम सेकुलर जो है वो महागठबंधन सरकार में भी शामिल है। इससे पहले जब भाजपा जदयू की सरकार थी उस समय भी उसमें शामिल थी। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लगातार महागठबंधन सरकार में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति आम जनता की बात बोल देता है, चाहे शराबबंदी का मामला हो, जहरीली शराब से लोगों के मरने का मामला हो, खाद का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, विश्वविद्यालयों में लेट से रिजल्ट पब्लिश करने का मामला हो, ये शराबबंदी को लेकर जिस तरह से आपके पार्टी के जो नेता हैं, संस्थापक हैं जीतन राम मांझी जी बोल रहे हैं, उससे कितने आप संतुष्ट हैं और क्या लगता है कि शराबबंदी कानून में कहीं ना कहीं समीक्षा होनी चाहिए? देखिए, यह तो लोकशाही है, लोकतंत्र में, और जीतन राम मांझी जी जो आवाज़ हैं वो गरीबों की आवाज़ है, वो सत्ता की आवाज़ या विपक्ष की आवाज़ नहीं, वो गरीब मजलूम जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, जिसको कोई कुछ करने वाला नहीं है, उसकी आवाज़ वो है। और लगातार विगत 40-45 सालों से जो उनका अपना संसदीय जीवन है, और वो असली, मैं कहता हूँ कि अम्बेडकर जी के, बाबा साहब के अनुयायी हैं और उनके झंडा बरदार हैं, जो सत्ता के न हनक में फंसते हैं, न सत्ता के लालच में फंसते हैं। जो जनता की जो मूल ज़रूरत है या उसकी जो भावना है या उसके साथ जो समस्याएं घटित हो रही हैं,
उसके ऊपर वो बेबाक टिप्पणी करते हैं, वो सदन के अंदर हों, सदन के बाहर हों, सत्ता में हों, सत्ता के बाहर हों, जैसे भी हों। तो ये तो हर कोई जीतन राम मांझी नहीं हो सकता, जैसे हर कोई कबीर नहीं हो सकता, राग दरबारी नहीं हो सकता, उसी तरह से जीतन राम मांझी। और दूसरी बात है कि वो कोई आक्षेप या आरोप नहीं लगाते, वो मशवरा देते हैं, वो सलाह देते हैं। वो मुख्यमंत्री जी पर या बिहार सरकार पर कोई आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं खेलते हैं। वो विपक्ष की तरह ये नहीं है कि हाँ, उनका एक मशवरा होता है, उनका एक सलाह। चूँकि ग्राउंड पर वो हमेशा आप देखेंगे इस उम्र में भी वो लगातार अपने क्षेत्र में रहते हैं, अपने लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। तो जहाँ जो कुछ समस्याएं उनको आती हैं समझ में, वो सदन के अंदर भी मुख्यमंत्री जी से मिल कर के भी, और फिर आप लोग चूँकि एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, तो ये भी एक माध्यम है। तो जब आप लोग कोई बात जानना चाहते हैं तो वो अपनी बात बेबाकी से कहते हैं। और तो मुझे लगता है कि ऐसी आवाज़ अभी देश भर में आपको दूसरा नहीं मिलेगा जो कि इस तरह से गरीबों की बात करता है। महागठबंधन की सरकार है, जदयू है, उससे बड़ा दल राजद है, हम सेकुलर है, कांग्रेस है और कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, निर्दलीय भी हैं, इसमें शामिल हैं। और जिस तरह से जदयू और आरजेडी के बीच जुबानी जंग चल रहा है, फिलहाल चाहे सुधाकर सिंह बोले हैं, कभी शिवानंद तिवारी बोल देते हैं, कभी अभी विजय मंडल ने कह दिया कि जो सत्ता सियासत है 17 वर्षों से 18 वर्षों से अगर कहीं कोई काम नहीं हुआ है तो इसके लिए वो तमाम हम लोग भी जिम्मेवार हैं। तेजस्वी जी कहते हैं कि लालू जी और तेजस्वी ही बोलेंगे मुख्यमंत्री पर। तो चूंकि आप भी उस महागठबंधन में एक प्रमुख घटक दल है, आपको क्या लगता है कि इससे बढ़िया मैसेज जा रहा है या गलत मैसेज जा रहा है? देखिए, बिल्कुल गलत मैसेज है। और इसको मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि वो लोग अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए परेशान लोग हैं। आपको जो काम मिला है, आज हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप एंकर हैं, आपके साथ फोटोग्राफर भी हैं। अब वो अगर आपका काम करने लगें तो फिर कैसा इंटरव्यू होगा? तो जिस आदमी को जो काम मिला है, आप विधायक हैं या कोई मंत्री बने, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन यहाँ पर बोलना पड़ता है इसलिए कि वो लगातार ऐसा लगता है कि पीड़ा से गुजर रहे हैं। विजय मंडल जी का तो मैं समझता हूँ कि अनौपचारिक बातों में उनकी एक बात वायरल हो गई। वो अनौपचारिक बात थी, उनका हमला नहीं था सरकार पर। अनौपचारिक बात अपने हिसाब से लोग करते हैं, जो कुछ अगर कहीं किसी को दिक्कत हुई तो। लेकिन माननीय सुधाकर सिंह जी पर तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि वो राजनीतिक शुचिता के खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसी सरकार पर जिसमें आपकी पार्टी की भूमिका ज़्यादा है, एक मुख्यमंत्री पद को अगर हम हटा दें, तो जिस विभाग की वो बात कर रहे हैं उसके तो वो विभाग उनको मिला था, आज भी उनकी पार्टी के पास वो विभाग है। तो अगर आप लगातार उस तरह से हमला कर रहे हैं, तो यह तो कहीं न कहीं आप अपनी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, अपने पार्टी के नेतृत्व पर हमला कर रहे हैं। वह अगर, और मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हम उनसे ज़्यादा होशियार हैं, उनसे ज़्यादा काबिल हैं। तो यह उनको समझना पड़ेगा कि आपको अगर सरकार ने, आपको अगर आपकी पार्टी ने मौका दिया था, तो मुझे आप अनूप बाबू बताइए कि कैसे वो सुधर सकता है? एक मंत्री से ऊपर क्या होता है? आपको अगर कहीं कोई समस्या थी, आप वहाँ पर रह करके पूरी मुस्तैदी के साथ, मैं कहता हूँ जितनी बातें आज वो कर रहे हैं, उसके बजाय अगर उन्होंने कुछ करने का प्रयास किया होता, काम करके दिखाए होते, तो ज़्यादा बेटर होता। ये तो वही हुआ कि अब किसी को जो कुछ करना नहीं रहता है, कि अगर बच्चा को होमवर्क मिला और वो स्कूल होमवर्क पूरा करके नहीं आया, तो वो पहले से अपना कुछ दूसरा तमाशा खड़ा कर देगा। तो वो सुधाकर सिंह जी उसी के शिकार हैं। और यह तो उनके नैतिकता का समझिए कि प्रमाण है कि कितने नैतिकवान हैं। आज उनके पिताजी उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी धत्ता बता रहे हैं, उनकी बातों को भी काट देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और राजनीतिक शुचिता के बिल्कुल विपरीत है, जो मुझे नहीं लगता किसी को स्वीकार्य होगा। आखिरी सवाल कि आपकी जो पार्टी है वो अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, संगठन स्तर पर काम हो रहा है, आपको क्या लगता है कि बिहार में एक बड़ी ताकत बन पाएंगे जीतन राम मांझी? देखिए, निश्चित रूप से जीतन राम मांझी कह लीजिए कि जिस जगह से आए हैं और जिन लोगों की बात करते हैं और जिस मुकाम को उन्होंने पाया है, वो एक ऑलरेडी बड़े चेहरे तो हैं ही। और संख्या बल की जहाँ तक बात है, तो देखिए, राजनीति जो है वो मैथमेटिक्स नहीं होता, वो रसायन होता है। तो जीतन राम मांझी वो रसायन जरूर हैं कि जिस रसायन के बिना बिहार की सत्ता अब बनने वाली नहीं है। जीतन राम मांझी जिधर होते हैं, सत्ता, जैसे आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी के बारे में लोग बहुत, मैं कह सकता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री के बारे में आजकल लोग देखिए क्या से क्या अनाप शनाप बोलते हैं
या सुधाकर सिंह या विजय मंडल या जिनकी भी बात या भारतीय जनता पार्टी के मित्र लोग जो कहते रहते हैं, तो दोनों की बातों को मैं समानता में देखता हूं कि आप भले जो कह लें, लेकिन जैसे नीतीश कुमार देश ही नहीं दुनिया में ऐसे नेता होंगे अनु बाबू, जो कि आप देखेंगे कि बिहार की सियासत में पिछले 18 सालों से लगभग वो मुख्यमंत्री हैं, तो हर कोई उनके साथ चुनाव लड़ चुका है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ चुका है। और सबसे बड़ी बात कि इतनी घटनाओं के बाद भी उनके नेतृत्व में चुनाव फिर लड़ने को बेचैन है। विपक्ष चाहे जितना हंगामा करे, लेकिन दूसरी तरफ से वो देखते रहते हैं। तो वैसे ही जीतन राम मांझी जी का एरा इतना बड़ा जरूर है कि हर पार्टी चाहती है कि वो उनके साथ रहें, उनके साथ उनकी भागीदारी हो और बिहार की सियासत में अपना एक जो मजबूती के साथ हम लोगों का काम है, हम लोग पूरी तरह से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये है पार्टी, हम सेकुलर के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता जो हैं श्याम सुंदर शरण जी, और इनका मानना है कि बिहार में जो मौजूदा सरकार है अपना कार्यकाल भी पूरा करेगी। और जीतन राम मांझी के बारे में इनका कहना है कि राजनीति गणित नहीं होता, रसायन होता है। और जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति के एक ऐसे रसायन है जिनके बिना बिहार में एक समृद्ध समाज की, एक मजबूत सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आने वाला वक्त बताएगा 2024 का लोकसभा चुनाव कि जीतन राम मांझी की महत्ता मौजूदा महागठबंधन सरकार में कितनी है, और कितना जो सवाल वो उठाते हैं जनहित का, उस पर सरकार गंभीरता से विचार कर पाती है।